मीनू जी, क्या आप अनिल जी की बात से सहमत हैं कि स्थितियां खराब होती जा रही हैं मोदी जी के लिए? माइक अनम्यूट कर लीजिए मीनू जी। जी हाँ, स्थितियां तो खराब होती जा रही हैं। आप सबसे पहले देख लीजिए, देश की जो खुशहाली का जो पैमाना होता है वो आर्थिक स्थिति होती है। सबसे पहली बात, आज आर्थिक स्थिति के नाम पे क्या हो रहा है कि बेरोजगारी 40 साल के इतिहास में सबसे चरम पे है इस टाइम। और पिछले दिनों एक आंकड़ा आया था कि करीब 45 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया है कि उन्हें कभी कुछ काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। और महंगाई का आलम आप देख ही रहे हैं। और उसमें सबसे जो नया इन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में जो एक नया शुरुआत की है, कल जो उन्होंने 80 करोड़ के आबादी के लिए 5 किलो अनाज की जो स्कीम है उसको आगे 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। अब यहाँ कितना विरोधाभास है इन्हीं की नीतियों में और इस अर्थव्यवस्था में ही विरोधाभास देखिए कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और तीसरे नंबर की बनने जा रहे हैं 47 तक, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ 80 करोड़ की आबादी भूखी है। उसके पास ना रोजगार है, ना नौकरी है, ना वो उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो कमा के खा सके। उनको इसलिए सरकार के सरकारी अन्न के ऊपर मोहताज है वो आबादी। तो दोनों में से एक बात सही हो सकती है कि या तो हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है दुनिया की, और या फिर हमारे यहाँ 80 करोड़ की आबादी भूखी नहीं है, जबरदस्ती हम उनको अनाज दे रहे हैं। ऐसा विरोधाभास, मतलब आप किसका उल्लू बना रहे हैं? कौन दुनिया में मानेगा आपको कि आपकी अर्थव्यवस्था सुचारू है और इसलिए आपके 80 करोड़ लोग भूखे मरने के लिए मजबूर है। अगर आप अनाज नहीं देंगे तो भूखे मर जाएंगे। फिर अगर हंगर इंडेक्स में हमारा 111वां नंबर आता है तो फिर आपको बड़ी परेशानी होती है। देखिए, आप खुद पब्लिक को बता रहे हैं, आप तो दुनिया के स्टेज पे जाके बताते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। शायद मोदी जी को उस टाइम आइडिया नहीं रहा होगा कि मैं कितना नेगेटिव उनके सामने पिक्चर प्रेजेंट कर रहा हूं जो कि मेरे ही ऊपर बूमरैंग करेगी कुछ दिन बाद, और वो हुआ। आप उस डेटा के हिसाब से जो एजेंसी है इसका इंडेक्स बनाने वाली, कोई भी एजेंसी बोलेगी अगर 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग भूखे हैं तो डेफिनेटली भूखा है देश। लेकिन कौन मानेगा? उसी देश का व्यक्ति अभी कुछ समय तक नंबर 1 का अमीर था दुनिया में, सॉरी दूसरे नंबर का अमीर था, इसी देश का व्यक्ति जिसमें कि 80 करोड़ लोग भूखे हैं। तो जो इस तरह की जो इन्होंने ये देश बनाया है, नेहरू को जिस वक्त, नेहरू से क्या मुकाबला करेंगे आप? नेहरू को जिस वक्त देश मिला था उस टाइम 176 करोड़ का बजट था उनका पहला। आप अंदाज लगाइए, मोटा मोटी बता रही हूं मैं। और जब नेहरू की मृत्यु हुई 1964 में तो 2050 लाख करोड़ का बजट था। उन्हीं नेहरू ने कितनी 10 गुना वृद्धि की उन्होंने, और इसका बीच का तो लगातार बढ़ता ही चला गया। और 2014 में जब यूपीए गवर्नमेंट छोड़ के गई तो लगभग 4,50,000 करोड़, साढ़े 4,50,000 करोड़ का, लाख करोड़ का बजट था, 4.50 लाख करोड़ का। तो आप कहां, आप किस बात की बात कर रहे हैं? आप नेहरू से सवाल पूछते हैं, आप कांग्रेस से सवाल पूछते हैं। मैं आपको एक, दर्शकों को एक एक्सपेरिमेंट देती हूँ। आप जो कहते हैं ना 70 साल में क्या हुआ, आप एक एक्सपेरिमेंट देती हूँ। आप सुबह उठिए, आपके घर में लाइट नहीं है, आप उठे तो टॉयलेट में पानी नहीं है, ना पीने के लिए पानी है, तो आपने सोचा चलिए ऐसी ड्राई क्लीन करके मैं ऑफिस चला जाता हूं। आपने गए तो आपका स्कूटर नहीं है वहां पे, चले तो से चले तो देखा कि बस का पेट्रोल खत्म है। फिर चले तो सड़क बंद है, वहां पे सड़क है ही नहीं, कच्ची सड़क है। आप ऑफिस पहुंचे, वहां लिफ्ट बंद है। ऑफिस में किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं है, आपके यहाँ कोई किसी तरह का कोई कंप्यूटर नहीं है, किसी तरह की लाइट नहीं है, पानी नहीं है। आप घर आए वापस, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, बच्चों के पास कपड़े नहीं है, नल में पानी नहीं है, आपका सिलेंडर नहीं है आपके घर में, आपके घर में मिक्सी नहीं है, फ्रिज नहीं है, आपके घर में टीवी नहीं है। ये आपका जीवन है एक दिन का। अब आप सारी चीजें वापस ले आइए अपने जीवन में, तो जो आपको सुख की अनुभूति होगी उस सारी चीजों के वापस आने पे कि पानी भी आ गया, लाइट भी आ गई, फ्रिज, टीवी और आपका रेडियो सब चलने लगा, और आपकी स्कूटर भी, आपकी कार भी तैयार खड़ी है, पेट्रोल भी भरा हुआ है, सड़कें चकाचक, वो कहां से आया? वो किया 70 साल में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। मोदी जी को क्या है कि सब तैयार मिल गया। वो गुजरात में आए तो गुजरात एक ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट था, उदारीकरण वहां होके चुका था। उदारीकरण का सबसे ज्यादा फायदा गुजरात को मिला क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट था वो।
और आप यहाँ आए तो आपको इतनी कुलाचे भरती अर्थव्यवस्था मिली 7+ जी। तब भी नेहरू जी को और इंदिरा जी को कोस रहे हैं मोदी जी, बताइए। आप उनकी चालाकियां देखिए। इलेक्ट्रिफिकेशन, जो देश का जो गांव का जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा था, करीब 6.5 लाख गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन करने का मिशन था, ठीक है। तो उसमें जिस वक्त ये आए उस वक्त केवल 18,000 गांव बचे थे इलेक्ट्रीफाई होने से, बाकी सब हो चुका था 6.5 लाख में से। तो उसको कंप्लीट इन्होंने किया लगभग। तो ढिंडोरा क्या पीटा कि हमने किया इलेक्ट्रिफिकेशन इस देश के 6.5 लाख गांवों का। मतलब इतना बड़ा झूठ, और पब्लिक ने उसको पचा लिया। तो आप, लेकिन वो वही वाली बात है ना कि कायदे से झूठ बोलते हैं कि पब्लिक। हाँ, लेकिन हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही मीनू जी। अब लेकिन अब ये सब चीजें सामने आने लगी हैं। संजीव चंदन जी, आपको क्या लगता है कि क्यों प्रधानमंत्री जी को हर चुनाव में नेहरू की बातें करनी पड़ती हैं? क्यों हर चुनाव में इंदिरा गांधी की बातें करनी पड़ती हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी तो पाकिस्तान से मोहब्बत निभाने में जुटे रहे। ये वही इंदिरा गांधी है जिन्होंने एक झटके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश ही अलग बना दिया। लेकिन प्रधानमंत्री को इतना क्यों याद आते हैं नेहरू और इंदिरा? आपको क्या लगता है संजीव जी? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा भैया। जी जी, नमस्कार सबको। और देखिए, जवाब तो बहुत बेहतरीन ढंग से और हिस्ट्री इतिहास में जा करके अनिल दा ने दिया, या फिर मीनू मैडम बता रही थी। और तो क्यों का जवाब तो थोड़ा थोड़ा है ही, सब हम सबके सामने है। एक बात के लिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, और वो ये है कि इनके कारण नेहरू जी को पिछले कुछ वर्षों में, 10 वर्षों में जब से आए हैं और थोड़ा पहले से भी, लोगों ने खूब पढ़ना शुरू कर दिया है। नेहरू जी सिर्फ व्यक्ति तो है नहीं, नेहरू जी एक विचार है। और वो एक ऐसा विचार थे उस वक्त जिनसे आरएसएस टकरा रहा था, वामपंथ का भी समूह टकरा रहा था, और जो अनिल दा ने जिसका इशारा किया, और अम्बेडकराइट, खुद बाबा साहब टकरा रहे थे। अम्बेडकराइट की तो बात ही नहीं थी वहां जो बहुजन धारा कह सकते हैं, तो वो धारा भी टकरा रही थी। और नेहरू एक समन्वयक की भूमिका में थे। देखिए, आरएसएस तो अपने जन्म से ही उसका लक्ष्य था हिंदुत्व, और जिसको राजे राजवाड़ों और जिनके द्वारा संरक्षण था वो स्पष्ट है, जो हिंदू फोल्ड के लोग थे उनके द्वारा। तो वो तो आजादी को अलग अलग वेंटेज पॉइंट से, अलग अलग स्थितियों से बेमानी, अधूरा कहने वाला जो समूह था वो बहुत सारा था, जिसमें लेफ्ट भी था और बहुजन भी थे। बाबा साहब खुद अम्बेडकर बाबा साहब भी थे।